कानून व्यवस्था पर आर पार, सीएम भूपेश ने केंद्र पर किया वार। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर सियासत गरमाती दिख रही है। दरअसल हुआ यूं कि देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर 2 दिनों तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के अंतिम दिन चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा सिर्फ राज्यों तक का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र का भी मुद्दा है। जिस पर सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। उन्होंने केंद्र पर सेंट्रल एजेंसियों के साथ अब पैरामिलिट्री फोर्स का भी दुरुपयोग करने के आरोप लगाए। केंद्रीय पुलिस नाम की कोई चीज होती नहीं है। कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार का विषय है। केंद्र के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स है और उसको डिप्लॉय हर राज्य में करते हैं जहां आवश्यकता होती है। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिना राज्य सरकार के सहमति के पैरामिलिट्री फोर्स लेकर सेंट्रल एजेंसियां कहीं भी जा रही है, और उन राज्यों में जहां विपक्ष सत्ता में है और सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स का भी दुरुपयोग हो रहा है। सीएम भूपेश ने जैसे ही केंद्र सरकार को घेरा, वैसे ही बीजेपी ने फौरन पलटवार किया। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स दुरुपयोग के लिए नहीं भेजी जाती, वो शांति व्यवस्था के लिए भेजी जाती है। इसमें आपत्ति क्यों? शहरी नक्सली भी इसके अंदर में दहशत में आएंगे और जो हमारा बस्तर क्षेत्र में नक्सली है वो भी एक उनके अंदर में दहशत आएगा। तो कुल मिलाकर जो है छत्तीसगढ़ की फिजा सुधारने का काम जो है अगर केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है। और इसके अंदर में भूपेश बघेल जी इतना जो है बयानबाजी करने का उनका जो उद्देश्य है समझ से परे है। कुल मिलाकर आंतरिक सुरक्षा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। प्रदेश सरकार का कानून व्यवस्था को लेकर अपना नजरिया है तो केंद्र सरकार का अपना तर्क। हालांकि अब देखना होगा आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को लेकर शुरू हुई सियासी बयानबाजी कहां पर जाकर थमती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। केंद्र और राज्य एक बार फिर आमने सामने हैं। मामला पुराना है लेकिन संदर्भ नया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिए बयान के बाद राजनीति कुछ इस तरह गरमाई कि अलग अलग राजनेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे बड़ा सवाल तो यही उठा दिया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ सेंट्रल फोर्सेस का भी दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि देखें तो यह आरोप कोई नया नहीं है, तो फिर आज इस संदर्भ में नए तार सियासी तौर पर क्यों जोड़े जा रहे हैं? कहीं पिछले दिनों हुई ईडी की कार्रवाई और आने वाले दिनों में संभावित कार्रवाई के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूर की कौड़ी तो नहीं खेली है? एक खास बात तो यह भी है कि मुख्यमंत्री की इस बयान के बाद केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस और राज्य पुलिस के बीच टकराव की स्थिति तो नहीं पनप जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को पूरा गौर करने के बाद एक बात जो समझ में आती है वह इशारा करती है कि बिना राज्य को विश्वास में लिए सेंट्रल फोर्सेस कहीं भी पहुंच जा रही है, जबकि राज्य की आंतरिक सुरक्षा राज्य का मसला होता है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के पांव में बेड़ियां डालने की कवायद तो शुरू नहीं हो रही है? चर्चाएं तो कुछ इस तरह भी सामने आ रही हैं। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। यह बातें इसलिए कयासों में क्योंकि पिछले दिनों हमने बंगाल में इस तरह की बानगी देखी जब कोलकाता पुलिस कमिश्नर के मामले में पहुंची दिल्ली से जांच एजेंसी और फोर्सेस के साथ राज्य पुलिस का टकराव हुआ था। तभी से माना जा रहा था कि ऐसी परिस्थितियां अन्य राज्यों में भी बन सकती है। पिछले दिनों एक बात और सामने आई थी कि बिना इजाजत केंद्रीय एजेंसियों को राज्य में घुसने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आज कार्यक्रम का नाम टकराव भी हमने इसलिए रखा है कि कहीं ये चुनावी वक्त में नए सियासी टकराव की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है ईवी मुरली साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, आप लोग को क्यों ऐसा लगता है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, न सूत में न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। आप लोग जब जाते हैं, अभी कालीचरण को आपने गिरफ्तार करने गए तो क्या एमपी पुलिस को आपने बताकर गिरफ्तारी की थी? दिल्ली से अभी थोड़े दिन पहले दुर्ग की घटना हम देख लें, बनारस से आपने आरोपियों को पकड़ के लाया, तो क्या आपने वहां की पुलिस को पहले आपने बताया? क्योंकि अगर पहले आप बता देंगे तो फिर वो वहां से शायद वो रफू चक्कर हो जाए, ऐसे भी आरोप लगते रहे। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों कांग्रेस बेचैन क्यों है? भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि छापे से कांग्रेस बेचैन क्यों हो जाती है। सुरेंद्र जी,
जो भी कार्रवाइयां छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा की गई है वो पूरी तरह संवैधानिक है। न्यायालय के आदेश पर उनको पकड़ा गया। दूसरे राज्यों में जो गिरफ्तारियां हुई वहां भी ट्रांजिट रिमांड लेकर विधिवत तरीके से लाया गया है। मूल बात जो है हमारे यहाँ आदित्य जी सहकारी संघवाद है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। गृह जो है विशुद्ध रूप से राज्य सूची का विषय है। जहां पर भी केंद्र के सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं तो वहां यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष वहां के मुख्यमंत्री होते हैं और उनके प्रस्ताव पर ही तैनात करने की व्यवस्था है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अधिनायकवादी रवैया अपना रही है और जिस प्रकार से बिना अनुमति के, बिना जानकारी के केंद्र के बल भेजे जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से न केवल आपत्तिजनक है बल्कि असंवैधानिक भी है, क्योंकि गृह राज्य सूची का विषय है। आज निश्चित रूप से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सलवाद है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका निभाने के बजाय केवल और केवल बयानबाजी करके श्रेय लेना चाहती है। विगत दिनों आपको याद होगा जब वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित थे। निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें भी जो केंद्रीय आयोजित कर लिया गया, काट लिया गया, उस पर भी हमने आपत्ति की। यह तो देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इसमें केंद्र सरकार को अपनी भी जिम्मेदारी, अपना भी दायित्व निभाना चाहिए। तो लगातार राज्यों को के आर्थिक हितों के खिलाफ निर्णय हो रहे हैं। राज्यों के जो अधिकार क्षेत्र है, विशुद्ध रूप से गृह जो है राज्य सूची का विषय है, उसमें भी केंद्र का हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार से ईडी की कार्रवाई के दौरान हमारे यहाँ जो सीएस होते हैं वो भी तो संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने भी संविधान की शपथ ली है। डीजीपी को जानकारी देने की प्रथा रही है, पहले भी इनकम टैक्स के छापे पड़ते थे तो स्थानीय पुलिस के का सहयोग भी लिया जाता था उनकी जानकारी में भी, क्योंकि संवेदनशील प्रदेश है आदित्य जी, हमारा प्रदेश नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और इस प्रकार से छापेमारी कार्रवाई केवल और केवल दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों का भी दुरुपयोग होगा तो निश्चित रूप से चिंतनीय है और यह असंवैधानिक भी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का वो बयान आपको याद होगा सुरेंद्र जी, जब कालीचरण को पकड़ने गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि हमारी पुलिस को आपने कुछ बताया नहीं। वो आरोप आपके ऊपर वहां भी लगे थे। मूल विषय आदित्य जी, कालीचरण जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सार्वजनिक तौर से गाली दिए, उसके बचाव में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का आना इस बात को प्रमाणित करता है कि ये गोडसे के पुजारी हैं और लगातार ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे। नफरत और उन्माद फैलाने के तमाम कुत्सित प्रयास इनके द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। सुंदरानी जी, ये बताइए कि कई जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार जा रही है और जहां आपकी सरकार नहीं रहती वहां पर सेंट्रल एजेंसियां कूद के पहुंच जाती हैं। अब तो पहले तो कम से कम लोकल सीएएफ और पुलिस की मदद ली जाती थी, अब तो फोर्सेस भी वो साथ में लेकर आते हैं। क्यों परेशान करते हैं भाई इतना? उनकी भी राज्य की सरकार है, राज्य की जनता ने उनको चुनकर वहां पर 71 सीटें दी है। अरे शासन करने दीजिए भाई, संघीय व्यवस्था राज्य के मुख्यमंत्री नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? क्यों परेशान करते हैं बार बार सुंदरानी जी? देखिए, देश भर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, चाहे वो नक्सल समस्या हो या अन्य समस्या हो या केंद्रीय रिजर्व पुलिस की बात करें, तो कहीं न कहीं केंद्र की भी एक जिम्मेदारी होती है कि किसी भी राज्य में ऐसी घटना न घटे जिसका ठिकरा केंद्र सरकार पर फूटे। और समय समय पर राज्य सरकार से जहां आवश्यकता पड़ती है सलाह करके भी किया जाता है, कई बार डायरेक्ट भी भेजा जाता है। आपको याद होगा अमित शाह जी खुद रायपुर आकर नक्सल मामले में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आकर उन्होंने बैठक ली थी। तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार गंभीर है, छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। ईडी के छापे पड़ते हैं तो आप लोकल पुलिस को क्यों नहीं शामिल करते? कोई डर है आपको कि लोकल पुलिस जाकर बता देगी? ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं। अगर ये राज्य सरकार को बताए, एक एक चीज की जानकारी देके कहीं पे भी रेड करेंगे तो वो रेड सफल होगी, इस पे संदेह होता है। और ये उनका विशेषाधिकार है, तो कहीं न कहीं विशेषाधिकार। अगर ये ईडी फिर जहां जो विपक्ष है उन्हीं क्या क्यों पड़ती है, ये भी थोड़ा बता दीजिए। ये आपत्ति करते हैं, ये आरोप लगाते हैं कि ईडी का दुरुपयोग होता है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग होता है। तो किसी भी रेड में, किसी भी कहीं भी किसी भी यहाँ छापे पड़े, चाहे वो अधिकारियों के यहाँ पड़े या कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के यहाँ पड़े, तो क्या वे रेडें विफल हुई? वहाँ पे नहीं मिला दस्तावेज, कहीं पैसे नहीं मिले, कहीं सोना चांदी जेवरात नहीं मिले। तो ऐसी अगर एक भी रेड खाली हो गया होता
तो ऐसा लगता कि दुर्भावना से, और किसी के ऊपर भी ऐसे रेड नहीं होता, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी इंक्वायरी 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक होती है, उसके बाद उसके ऊपर रेड डाली जाती है। और जितनी भी रेड छत्तीसगढ़ में हुई, ईडी की कार्रवाई हुई, इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, उसमें भारी भरकम दस्तावेजों के साथ अवैध जमीनों के कागज। कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये दस्तावेज आप ही लोग उपलब्ध कराते हैं ईडी और आईटी को। चलिए कोई बात नहीं। मेरे साथ मुरली साहब भी बैठे। मुरली साहब, ये आज के सीएम का जो बयान है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या नए टकराव की स्थिति तो नहीं बन जाएगी? क्योंकि बंगाल की स्थिति हमने देखा और छत्तीसगढ़ इससे अछूता नहीं रहेगा, ये आने वाले समय में साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिस प्रकार से ईडी और आईटी की कार्रवाई लगातार बढ़ रही है। क्या ये नया कोई समीकरण है? क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस, पहले सेंट्रल एजेंसियां आती थी, अब सेंट्रल एजेंसियों के साथ सेंट्रल फोर्सेस भी साथ में आ रही है। केंद्र बनाम केंद्र की जो फोर्सेस है, जैसे सीआरपीएफ की हम बात कर लें, आईटीबीपी की बात कर लें, ये बनाम राज्य पुलिस तो नहीं हो जाएगा आने वाले समय में? मुरली साहब, सीएम साहब का जो बयान है, जिससे उन्होंने आपत्ति जताई है कि सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस को लेके यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अनुशंसा के बगैर जिस तरह से रेड वगैरह डाल रहा है, उसमें उन्होंने आपत्ति जताई है। लेकिन मुझे लगता है कि जो व्यवस्था है, ईडी का अगर रेड होता है तो एक व्यवस्था ये होती है कि चूंकि एक कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, तो कॉन्फिडेंशियल मैटर लीक ना हो, तो इसलिए वो अपने साथ सीआरपीएफ का दल को साथ में लेके चलता है। लेकिन एक व्यवस्था ऐसी भी रहती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एमएच जो होम डिपार्टमेंट है या डीजीपी है, उनको एक बार बता दिया जाता है। लेकिन कई बार इस तरह का रेड जब होता है तो बताया नहीं जाता, इसलिए क्योंकि उनको एक डर रहता है कि कहीं लीक ना हो जाए, क्योंकि पहले भी इस तरह के घटनाएं हुई है जिस पर लीकेज, जो रेड की जो सूचना है वो पहले ही लीक हो गई थी, जिसके कारण जिस मात्रा में उनको डॉक्यूमेंट्स या कैश मिलना था वो नहीं मिल पाया था। तो शायद इस कारण से इस तरह का जब भी रेड होता है तो उसकी सूचना पहले से नहीं दिया जाता। लेकिन ये एक व्यवस्था है, ये पहले से ही इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कभी भी किसी भी चीज का अगर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। ये भी एक व्यवस्था है कि चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे प्रदेश का डीजीपी हो, उनके साथ विनिमय होना चाहिए, जिसके तहत अगर इस तरह का सुचारू रूप से कम्युनिकेशन होगा तो इस तरह का जो कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो कम होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि स्टेट और सेंटर के बीच में जिस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल टकराहट ज्यादा हो रहा है। जिस तरह से ईडी के चुनाव आने वाले हैं और जिस तरह से ईडी के रेट्स हुए हैं या आईटी के रेट्स हुए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि केवल और केवल छत्तीसगढ़ सरकार पर टारगेट किया जा रहा है। और देखने से भी ऐसा लगता है कि बाकी जहां पे पड़ोसी प्रदेश है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के शासन है, वहां पे इस तरह का कहीं पे कोई रेड नहीं होता है। रेड हमारे यहाँ पे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का शासन है। तो शायद ये एक तरह का विकार है, एक तरह का एक सोच बनती नजर आ रही है, इसलिए इस तरह का पॉलिटिकल टकरावट बनते जा रही है। सुरेंद्र जी, छापे से नाराजगी है आप लोग को कि जांच एजेंसियों से नाराजगी है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से नाराजगी है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि खीज है आप लोग को, क्या है, क्या थोड़ा समझाएंगे, किससे नाराजगी? आदित्य जी, ये जितनी भी संवैधानिक एजेंसी बनी है वो कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के द्वारा जो संविधान लागू किया गया देश में उसके तहत बनी है। किसी भी संवैधानिक एजेंसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विगत 8 वर्षों से जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, ये बातें सुप्रीम कोर्ट में भी सामने आई कि 95% मामले पिछले 8 साल से ईडी की जो हजारों मामले हर साल आ रहे हैं उसमें 95% मामले केवल और केवल विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ है। और वो नेता यदि भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो उसके खिलाफ सारे मामले बंद कर दिए जाते हैं। तमाम उदाहरण है, दर्जनों तो मैं आपके सामने गिना सकता हूं। सुखराम, नारायण राणे, येदुरप्पा, मुकुल राय, हेमंत बिस्वा शर्मा, एकनाथ शिंदे जैसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र में लगातार महाराष्ट्र के नेता टारगेट में थे। सीबीआई, आईटी, ईडी, अब इनका काम महाराष्ट्र में खत्म हो गया। अब छत्तीसगढ़ आएंगे, ये झारखंड जाएंगे, ये राजस्थान जाएंगे। तो इनका जो चरित्र है संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करने का, महाराष्ट्र में तो देखा कि कैसे राजभवन को भी ये पार्टी कार्यालय के रूप में संचालित करते हैं। आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है, भोर होने से पहले अल्पमत के नेता को मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम ये केवल और केवल, छत्तीसगढ़ भी इनके लिए चुनावी लिहाज से जरूरी है और इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। तो जो
अभी हाल ही में ईडी की कार्रवाई में भी हमने देखा कि कैसे शिकायतें आई महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार की। यदि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो वो तो राज्य सरकार को जवाबदेही है। विशुद्ध रूप से मैंने पहले भी कहा, गृह जो है राज्य सूची का विषय है। हमारे यहाँ गृह विभाग के सचिव हैं, डीजीपी हैं, आईजी हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है और यह प्रक्रिया रही है कि जो भी केंद्रीय बल आते हैं तो उनकी जानकारी दी जाती है। संवेदनशील राज्य है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल सत्ता की हवस में संवैधानिक संस्थानों की मर्यादा को तार तार करने में नहीं चूक रहे हैं, तो ये आपत्तिजनक है। ठीक, सुंदरानी साहब विधायक रहे आप भी, संघीय व्यवस्था होती क्या है? संघीय व्यवस्था बहुत साफ है, राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, संघीय व्यवस्था कहती है। हर समय आरोप लेकिन आप लोग के ऊपर यही लगता है कि जहां राज्य के अधिकारों की बात आती है वहां तो आप 12वें और 13वें प्लेयर के रूप में सीबीआई और आईटी को ले आते हैं। सवाल बड़ा यह भी है कि आने वाले समय में अगर सेंट्रल में अगर यूपीए की सरकार बन जाती, कांग्रेस की सरकार बन जाती, तो वही परिस्थितियां अगर यहां चेंज होती, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सरकार बनती, तो ये परिस्थितियां आपको भी देखने को मिल सकती है। ये है क्या परंपरा? ये भारी तो नहीं पड़ जाएगी आने वाले समय में? आदित्य जी, ये परंपरा नहीं है, ये परंपरा का कहीं पे भी उल्लंघन भी नहीं है। जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, अपने अधिकारों से कभी बाहर नहीं गई। स्थानीय राज्य में अगर कहीं गृह व्यवस्था में अगर कहीं हस्तक्षेप केंद्र सरकार ने किया हो तो एक भी उदाहरण नहीं है। ये दूसरे राज्यों में जाकर, जैसा कि आपने कालीचरण जी महाराज का उल्लेख किया, या एक टीवी चैनल के संवाददाताओं को सीधी गिरफ्तारी करने की बात आई, तो ये ऐसा कभी होता नहीं। वहाँ की स्थानीय पुलिस को विश्वास में लिया जाता, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि कहीं गोपनीयता भंग न हो जाए, इसलिए इस प्रकार की सीधी कार्रवाई होती है। और यूपीए की सरकार आएगी या केंद्र में सरकार बदलेगी तो इस प्रकार की कार्रवाई होगी। अगर हम गलत होंगे तो कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, चाहे सरकार किसी की भी हो। जितने भी छापे हाथ रख के कह सकता है कि वो सही है। आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, क्या वो एकदम बढ़िया चल रही है? कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सब कुछ फील गुड है। अगर इन्होंने शिकायत करी होती, इन्होंने कोई प्रमाण दिया होता, इन्होंने कोई बात की होती। वर्मा जी भी कि प्रमाण आप लोग देते हैं क्या? नहीं, बिना प्रमाण के थोड़ी आते। अच्छा ये बताएं, मैं आदरणीय आदित्य जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या यूपीए शासन में ईडी की रेड नहीं हुई, एनआईए की रेड नहीं हुई, या इनकम टैक्स की रेडें नहीं हुई? ये क्या पहली बार हो रहा है क्या? सीबीआई की कार्रवाइयां पहले नहीं हुई क्या? केंद्रीय रिजर्व पुलिस पहले नहीं थी क्या? छत्तीसगढ़ में ईडी का रेड नहीं होता था क्या? जो भी दुर्भावनापूर्वक नहीं होता था सुनानी जी, इस प्रकार से टारगेट करके किसी को? केंद्र सरकार बताइए, किसी भाजपा शासित क्या भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई हो? किसी भाजपा शासित सारे भ्रष्टाचारी, सारे अपराधी, सारे भ्रष्टाचारी, सारे आरोपी आज अगर कांग्रेस के नेताओं क्या कोई भी रेड विफल हुआ, राजनीतिक कमेटी में जिसमें गडकरी को बाहर किया जाता है, जिसमें शिवराज सिंह को बाहर किया जाता है, अरे वो हमारा आंतरिक है। आपने आज सोनिया जी को बाहर कर दिया, आपने आज सोनिया जी को बाहर कर दिया, भाजपा थोड़ी कहती है उसमें। रमन सिंह के खिलाफ दो एफआईआर है ईडी में। अरे आप बताइए ना, आप उसको कोर्ट में जाइए, अगर कार्रवाई नहीं होती तो कोर्ट क्यों नहीं जाते? आपने 6 SIT गठित की, डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ 6 SIT रमन सिंह को किसके इशारे पर बचा रही है ईडी? बताइए कितनी बार पूछताछ हुआ रमन सिंह से? ईडी में तो बकायदा एफआईआर है। ये इनका ढोंग है, ये इनका पक्षपातपूर्ण रवैया है। आदित्य जी प्रमाणित कर पाएंगे डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर 6 SIT गठित किया था। SIT की जांच को बाधित कर रहे भाजपा ही हाईकोर्ट जाते हैं, यह इनका चरित्र है। संवैधानिक एजेंसियों के साथ न्यायालय का भी दुरुपयोग करते हैं। ईडी की रेड हुआ, इनकम टैक्स का रेड हुआ, एक भी रेड खाली गया क्या? 4 करोड़ रुपया वो तो ईडी नहीं बताती, रमन सिंह बताते हैं। उनके यहाँ क्या मिलना है, क्या मिलना है, सारा स्क्रिप्ट रमन सिंह लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के भाजपा ही लिख रहे हैं, जिस पर ईडी कार्रवाई कर रही है।
ये कांग्रेस वाले बोलते हैं जब जब रमन सिंह दिल्ली जाते हैं उसके बाद अचानक ईडी वहां से वापस आ जाती है। कोई लिंक है क्या डॉक्टर साहब और ईडी का? देखिए, आरोप लगाने के लिए आरोप हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की बात नहीं। वो सरकारी एजेंसियां, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो अपने सोर्सों से पता लगाती है। क्या डॉक्टर रमन के लिए सिंह वाइस को सैंपल पता है नहीं क्या? देते, झीरम की जांच के लिए ये रमन सिंह को बचा रहे हैं। एक अधिकारी के घर में नान 4 और किलो धान सोना में मिलेगा। ये हाईकोर्ट क्या जाते हैं डॉक्टर जांच रमन को सिंह बाधित को करने, सपना इनका आता है चरित्र क्या? रहा है। अपराध और अपराधियों जहां को भी रेड संरक्षण देना ही भाजपा का चरित्र है। पूरे देश में यही कर रहे हैं। 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने उसका सर्च किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। ये लेकिन ये डॉक्यूमेंट देता कौन है? खुलासा थोड़ा करिए ना, मेरे भी समझ में नहीं आता कि अचानक। अरे ये दलाली लेते हैं खुलेआम, कोयले की दलाली में 36,000 करोड़ का नान घोटाला, नागरिक सहकारी बैंक, महिला सहकारी बैंक के मैनेजर उमेश सिन्हा का नारकोटेक्स 1-1 करोड़ भाजपा के मंत्री और नेता, मुख्यमंत्री सहित देने की बात। वो सीडी, वो नारकोटेक्स की सीडी चलान में प्रस्तुत नहीं की जाती। चुनाव लड़ते हैं, यहाँ के पैसे से हिमाचल का चुनाव लड़ते हैं, यहाँ के पैसे से। तो यहाँ से पैसा न जाए इसलिए कुछ हो रहा है क्या? ये सब चीजें क्या है? मतलब ये आम आदमी को पता है, मीडिया को पता है, तो क्या ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई को नहीं पता होगा? सुरेंद्र जी को नहीं पता, आप बताइएगा। सुरेंद्र जी से मिल लीजिएगा बाद में। पहले चलिए मुरली साहब के पास चलते। मुरली साहब, आपने दोनों पक्षों को सुना। आज प्रधानमंत्री का एक बयान था, कलमवाद नक्सलवाद, उसके बारे में उन्होंने बात की, लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है, क्या वाकई में इलेक्शन के समय 12th और 13 प्लेयर अपने आप क्रिकेट के मैदान में आ जाएंगे? ये अभी से संशय जाहिर किया जा रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है। बंगाल से और विचित्र स्थिति छत्तीसगढ़ को भी देखनी पड़ सकती, जो क्लैशेस अभी तक नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां ममता बनर्जी थी तो यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। ये बड़ा टकराहट नजर आएगी आने वाले समय 2023 के पहले? नहीं, टकराहट तो होगी। 2023 में जो चुनाव है वो बहुत आसान नहीं होगा। दोनों पार्टियों को टकराहट होगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि वो वापस सत्ता में आ जाए, और कांग्रेस के पूरी तरह से कोशिश होगी कि वो सत्ता को बरकरार रखे। और जहाँ तक बंगाल और छत्तीसगढ़ का तुलनात्मक चुनाव के बारे में अगर बात करें, तो वहाँ पे ममता बनर्जी जिस तरह से स्ट्रांग थी, वैसे यहाँ पे भूपेश बघेल भी वैसे ही स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी को भूपेश से डायरेक्ट टकराहट या टकराव लेने के लिए थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी, वो क्योंकि बहुत आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बार का जो चुनाव है वो नीति बना रहा है, रणनीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी। शायद आने वाले समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी एक नए विगर और नए क्लेवर के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे, और कांग्रेस भी उसी तरह का तैयारी कर रहे हैं। यदि इस दोनों के बीच में अगर कोई आता है तो वो सेंट्रल एजेंसियां हैं, जो इस तरह से कार्रवाई कर रही है। लेकिन उसमें बात यह है, अगर जो एजेंसियां काम कर रही है उन पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो सेंट्रल एजेंसीज कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी से वो अपने तरीके से काम करती है। अगर वो रेड मार रहा है, जैसे सुंदरानी जी ने कहा, कहीं से कोई रेड में अगर उनको पैसा, ज्वेलरी या डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला तो इसको विफलता कहा जा सकता था। लेकिन ये सारे रेड्स में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। तो उस पर कुछ कहना अभी संभव नहीं है, क्या है क्या नहीं है। यदि कुछ है, यदि दाल में कुछ काला है, तो आने वाले समय में कोर्ट में वो चीज़ सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विकराल रूप लिए हुए कांग्रेस पार्टी है इस समय। और उसके लेकिन पिछली बार भी रेड पड़ी थी, आपको याद होगा, सरकार बनी थी उसके थोड़े महीने बाद। आज तक उस रेड में क्या मिला ना मुझे पता, शायद आपको भी नहीं पता, सुरेंद्र जी को भी, शायद सुंदरानी जी बता दे। सुंदरानी जी, लगभग 2 साल हो चुका है पहली रेड जब पड़ी थी, मेरे ख्याल से 3 साल हो रहे होंगे, लेकिन उसमें अभी तक कुछ बताया नहीं कि क्या मिला। इसमें भी ये नहीं बताया जा रहा कि किसके पास क्या मिला। ये बताया जा रहा है 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति किसके पास मिली है, क्या मिली है, किसका क्या दोष है, कब पता चलेगा? 3 साल हो चुके हैं और ये रेड को भी लगभग 1 महीना बीत चुका है। सुंदरानी साहब, देखिए आदित्य जी, ये आम किसी व्यक्ति को पता चले ये संभव नहीं है, मुझे पता चले ये संभव नहीं है, और ना ही हम उस एजेंसी के हिस्सा हैं। पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। और जब भी कार्रवाई पूरी होती है, तीसरी बार है, पहले 2 बार में क्या निकला ये नहीं बताया। अभी भी रमन सिंह ट्वीट करके बताते हैं, उसके बाद ईडी ट्वीट करती है, कोई प्रेस रिलीज विधिवत जारी नहीं हुआ। ये सोना कहाँ मिला, 4 किलो सोना कहाँ मिला, ये बातें तो बाहर आई है,
लेकिन एजेंसी के पास और क्या जानकारियां हैं ये हम कैसे बता सकते हैं? हमको एजेंसी के मांग क्यों नहीं करते सुलेन जी आप लोग कि भाई अगर रेड आपने मारा, चलिए बहुत अच्छी बात है, आदित्य हीरा जी मिला, सोना मिला, भाई बताइए तो रिटर्न में पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मुरली साहब ये होता है कि नहीं होता? आदित्य इससे पहले भी हमने रेड देखी, इनकम टैक्स की देखी, ईडी की देखी, सबकी देखी है। पब्लिक डोमेन में चीजें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आराम से ये परंपरा रही है आदित्य जी कि प्रेस रिलीज जारी होता है, विधिवत पूरा डिटेल। हाँ जी आदित्य जी, जब भी इनकम टैक्स का रेड हो या ईडी का रेड हो, रेड होने के बाद वो एक प्रेस नोट जारी करते हैं जिसपे जैसे आईटी ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें जहां जहां रेड पड़ा किसी का नाम नहीं था, वही जी, किसी का नाम नहीं था और उसमें किसी तरह का कोई क्या कलेक्शन, कितना डॉक्यूमेंट्स मिला है, सिर्फ एक अप्राइजल रहता है कि हाँ हमको इतना डॉक्यूमेंट्स मिला है जिस पर जांच कर रहे हैं। ईडी का भी लगभग वैसा ही है, अगर कैश मिला है तो कैश का वो बताते हैं कि जैसे 47 लाख कैश मिला है और ज्वेलरी अलग से मिला है। लेकिन ये जो है ये पब्लिक डोमेन में कितना क्या मिला है एक प्रेस नोट से, लेकिन बाकी जो डॉक्यूमेंट्स उनको मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स पे उस पर जारी जांच जारी है और वो तब तक उसको कोरैबोरेट नहीं करेंगे, एविडेंसेस को कलेक्ट नहीं करेंगे, उसको जारी नहीं किया जा सकता, वो कोर्ट में ही सीधा पेश किया जाता है। जी आदित्य जी, संवैधानिक एजेंसियों की ये जवाबदेही है कि विश्वसनीयता के लिए पारदर्शिता पूर्वक ये डिटेल जारी करे, लेकिन आज जो भूमिका है ईडी की भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन डिपार्टमेंट की भूमिका में है, इसलिए जो रमन सिंह कहते हैं वही ईडी के ट्विटर हैंडल में आता है। कोई प्रेस रिलीज विधिवत 3 बार के कार्रवाई के दौरान कुछ भी नहीं किया गया, तो यह प्रमाणित करता है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के बीच टकराव लगातार जारी है। जो स्थितियां नजर आ रही इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल से विपरीत परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकती है। अब ये टकराव जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि संघीय व्यवस्था बहुत साफ कहती है राज्य के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ दावा है कि दाल में कुछ काला है, तब तो सामने चीजें आ रही हैं। फिलहाल 2023 का ये चुनाव तय करेगा ईडी की कार्रवाई उस चुनाव में कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाती है और भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाती है। फिलहाल राज्य में टकराव की स्थिति लगातार बढ़ते जा रही है। आप सभी लोगों में से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर किसी अन्य मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।